बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम में जो सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का आपका इतिहास का जो सब्जेक्ट है उसका मैं एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव आपको करा देता हूँ। ये आप पूरा याद कर लीजिएगा, जो इतिहास की जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो यहीं से आएंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो वह आंसर होगा बुर्बो वंश के। और आगे है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था, कार्बोनरी संगठन था, उस संगठन से उसका संबंध था। चौथा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्न में से ऑस्ट्रिया था, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया था। पांचवा है कि माउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। ये कई बार पूछ चुका है प्रश्न, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। और आगे है सातवां प्रश्न कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां कि जाल्वेरिन एक संस्था थी, किस चीज़ की संस्था थी। तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी, याद रखिएगा व्यापारियों की, ख आंसर हो जाएगा, व्यापारियों की एक संस्था थी। आगे है नौवां जो प्रश्न है, कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। 10वां है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। और 11वां प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अगला प्रश्न है, अगला 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो ये तुर्की के साथ हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति है ये भी पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में बना के पूछता है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो आपको आंसर देना होगा। तो आंसर होगा आपका, देख लीजिए, सेडान होगा, सेडान। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन के पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। और अगला प्रश्न है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का अंत कर दिया। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि वेटिकन सिटी का राजमहल जहाँ डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। तो जो आपका वेटिकन सिटी का राजमहल था जहाँ क्या रहते थे, पोप रहते थे, वो इटली के संघर्ष जो था उस संघर्ष से बचा रहा। वहाँ पोप रहते थे, पोप, और वहाँ पे जो इटली का जो संघर्ष हो रहा था उससे वह बचा रहा। अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेवेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया था, ओटो। अगला है कि हंगरी की राजधानी डैश है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, याद रखिएगा, यहाँ देख लीजिए ओटो है और ये आपका बुडापेस्ट है। तो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। दूसरा चैप्टर का हमारा प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो याद रखिएगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में, पहला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ राजा होता है, यानी रूस का सम्राट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स जो कि एक विचारक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और अगला प्रश्न है साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में किया गया था।
5वां है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यानी इसमें से यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो 3 लोग इसमें यूटोपियन समाजवादी है और एक नहीं है, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे ये। और ये जो 3 लोग हैं लुई ब्ला, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, ये लोग यूटोपियन समाजवादी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो रचना है वो टॉलस्टॉय की रचना है। पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये रचना टॉलस्टॉय की है। और 7वां प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर में हुआ था, नवंबर 1917 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। ट्रास्की जो है लाल सेना का गठन किया था। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। और 10वां प्रश्न हमारा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी। तो यह संधि आपको रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। घ इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। अगला रिक्त स्थान है, कह रहा है कि रूस क्रांति के समय वहाँ का शासक डैश था, यानी कौन था। तो वहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है, लेनिन जो थे उन्होंने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तीसरा है कि नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुआ था। तो नई आर्थिक जो नीति है वो 1921 में लागू हुआ था। चौथा है कि रॉबर्ट ओवेन डैश का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म यूटोपियनों को माना जाता है। यूटोपियनों जो थे उनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है यूटोपियनों को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। आगे प्रश्न देखिए, तीसरे चैप्टर का प्रश्न है ये। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में हमारे आते हैं, उसमें लाओस आता है, कंबोडिया आता है और आपका वियतनाम। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देश आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। कह रहा है हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन नाम से जाना जाता है। कोलोन नाम से उन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे, याद रखिएगा, कहाँ के थे, कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो ये इन्होंने लिखा था फान बोई चाउ ने इस किताब को लिखा था। और अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो याद रखिएगा ये रसेल दार्शनिक थे जिन्होंने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था। 9वां प्रश्न है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध हो रहा था उस युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था। तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था वो, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, अब आगे रिक्त स्थान है, कह रहा है रिक्त स्थान में कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डैश का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा जो प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर है उस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। दूसरा प्रश्न है हमारा
कि डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जो जनेवा समझौता था वह पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तीसरा प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई क्योटो था। चौथा प्रश्न है कि दिएन बुएन फू के युद्ध में डैश बुरी तरह हार गया। तो दिएन बुएन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह पराजित हो गया था। अगला प्रश्न है पांचवा कि अनामी दल का संस्थापक डैश था। तो अनामी दल के संस्थापक जो थे वो थे जॉन गुएन आई थे। जॉन गुएन आई याद रखिएगा। अगला चैप्टर है जो कि आपका भारत में राष्ट्रवाद है। उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है आपका, पहला ऑब्जेक्टिव है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। ये भी कई बार पूछ चुका है। तो याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता याद रखिएगा 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क हो जाएगा, जो कि है सितंबर 1920 कोलकाता। आगे है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन था वह 1920 में शुरू हुआ था और तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। किसके समर्थन में? 1920 में तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा के साथ शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और वहाँ पे नमक बनाकर एक कानून को तोड़ दिया था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो याद रखिएगा 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किया था। कौन किया था? 1925 में के.बी. हेडगेवार ने। अगला प्रश्न है हमारा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह में मिला था। बरदौली सत्याग्रह में उन्होंने उसका निर्णायक भूमिका उसमें निभाया था, इसलिए उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह याद रखिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। देखिए एक प्रश्न छूट गया है जो कि आपका 7वां प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था। तो आंसर होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और झंडा फहराकर उस समय स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। रिक्त स्थान देखिए, इसका रिक्त स्थान है, पहला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एनी बेसेंट ने, आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था। दूसरा है कि डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। यह कई देशों में हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो मतलब कि तुर्की के समर्थन में कई देशों में आंदोलन हुआ था, तो भारत में भी इसका आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि डैश फरवरी डैश को डैश आंदोलन स्थगित हो गया। तो याद रखिएगा कि 12 फरवरी, आंसर होगा हमारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। और ये आपका चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था, चौरी चौरा में जब आंदोलनकारियों पे पुलिस ने गोली चला दी, तो उससे नाराज़ होकर आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को ही जला दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जल गए थे। तो इससे गांधी जी को बहुत गहरा ठेस पहुंचा और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? 12 फरवरी 1922 को यह स्थगित हो गया था।
चौथा प्रश्न है कि साइमन कमीशन डैश के अध्यक्ष थे। तो चौथा प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसका विरोध भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है कि डैश में डैश कर के विरुद्ध में आंदोलन शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि फरवरी में 1988 में कृषि कर के विरुद्ध, यानी फरवरी 1988 में कृषि कर के विरुद्ध आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। छठवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में हुआ था। तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय सभा का गठन सातवां प्रश्न है कि डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश हुआ था। तो याद रखिएगा कि 11 अप्रैल 1936 को अखिल किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, यानी यहाँ 11 अप्रैल 1936 और कब हुआ था, यह लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ। तो उड़ीसा में 1914 ईस्वी में खोड़ा विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा खोड़ा विद्रोह कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। अगला चैप्टर का प्रश्न है, कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में। अगले चैप्टर का प्रश्न है, पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1770 ईस्वी में हुआ था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। अगला प्रश्न है दूसरा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हैम्फ्री डेवी ने किया था, और इन्होंने 1815 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। याद रखिएगा हैम्फ्री डेवी ने किया था, और कब किया था, 1815 ईस्वी में। आगे देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1851 ईस्वी में बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कोलकाता में स्थापित किया गया था पहली जूट मिल। पांचवा प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ बहुत पहले हो गया था 1814 ईस्वी में। और छठवां प्रश्न है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो इन्होंने किया था 1907 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1910 ईस्वी में हुआ था। और फिर अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा यह कब प्राप्त हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। नौवां प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। डी आंसर हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी में।
रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए। कह रहा है कि सन 1838 ईस्वी में डैश में चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ हुआ था? लंदन में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लंदन में इसकी शुरुआत हुई थी, चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। तो 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा, न्यूनतम मजदूरी कानून सन डैश ईस्वी में लागू हुआ था। तो 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हुआ था। चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना डैश में हुई थी। तो सन 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। पांचवा प्रश्न है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डैश एवं डैश को निश्चित किया गया था। तो क्या निश्चित किया गया था? इसमें महिलाओं एवं बच्चों की काम करने की घंटे की और उनकी मजदूरी को निश्चित किया गया था। क्या निश्चित किया गया था? काम के घंटे की और मजदूरी की। आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी उस समय। क्या बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। दूसरा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। तीसरा है, स्थानीय कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव हुआ। तो स्थानीय कृषि के प्रभाव में संपत्ति का जमाव शुरू हुआ। याद रखिएगा, संपत्ति का जमाव। चौथा है प्रश्न कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ लागू किया गया था? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है पांचवा, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो शहरीकरण जो था उसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था, क्योंकि गांव से सभी लोग निकलकर शहर जाते थे काम की तलाश में। 6 नंबर है प्रश्न कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में होता है। शहर जो होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। तो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी। 8वां प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। तो जो मध्यम वर्ग था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। 10वां प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वो द्वारा किसका शोषण हुआ होगा? श्रमिकों का शोषण हुआ होता है, यानी कि श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए। रिक्त स्थान है आपका, कह रहा है कि शहर के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ। तो शहर के विस्तार में भव्य किसका निर्माण हुआ था? परकोटों का निर्माण हुआ था। दूसरा है, लंदन भारी संख्या में डैश को आकर्षित करने में सफल रहा। तो लंदन जो था शहर में विकसित होने लगा, वहाँ पे रोजगार मिलने लगे, तो प्रवासी तो जो थे दूसरे जगह के जो लोग थे वह लंदन में जाकर बसने लगे, यानी कि इनको आकर्षित करने लगा, वो प्रवासियों को आकर्षित करने लगा। शहरों में रहने वाले डैश से सीमित थे। तो जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो बाध्यताओं से सीमित थे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न कर रहा है कि डैश देशों में नगर के प्रति रुझान देखा जाता है। तो औद्योगिक देशों में नगर के प्रति रुझान देखा जाता है। 5वां प्रश्न है कि डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। तो स्थानीय निकायों द्वारा इसका व्यवस्था किया गया था। अगले चैप्टर का प्रश्न है,
पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध वो जो मार्ग था रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग। दूसरा प्रश्न है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? तो पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया जो शहर था वो उभर कर सामने आया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी। चौथा प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो थे वो कहाँ से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से बिहार के। पांचवा है प्रश्न कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 19वीं शताब्दी से, याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा यह 1929 में आया था विश्वव्यापी आर्थिक संकट, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आंसर होगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। आठवां प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1944 में। और नौवां प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1990 के दशक में। 10वां प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो आंसर होगा इसका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ संस्था का उदय हुआ था। अब रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश के द्वारा स्थापित किया गया था? तो अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको सिकंदर कहा जाता है। तो सिकंदर द्वारा इस विश्व बाजार को स्थापित किया गया था। दूसरा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट देश से आरंभ हुआ था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आरंभ हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय जो नामक सम्मेलन था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चौथा है आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई? तो आर्थिक जो संकट उस समय आया था 1929 में, उसमें क्या बेरोजगारी नामक एक बड़ी सामाजिक जो समस्या थी वह उदित हुई थी। पांचवा प्रश्न है डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया? तो उदारीकरण ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया था। अगला और लास्ट चैप्टर है का प्रश्न है, पहला प्रश्न महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने संपादन किया था यंग इंडिया नामक जो पत्र था उसका संपादन शुरू किया था। दूसरा है किस पत्र ने वर्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? तो यह अमृतसर बाजार पत्रिका था। कौन सा था? अमृतसर बाजार पत्रिका। इसने अपनी भाषा बदल ली थी। अगला प्रश्न है कि 13वीं सदी में किसके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो आंसर हो जाएगा मार्को पोलो के। आंसर क्या होगा? मार्को पोलो। चौथा प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। पांचवा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इन्होंने बाइबिल की छपाई की थी सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 6वां नंबर कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो वहाँ पे इंग्लैंड को मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो थे वो
कैक्सटन थे। कौन था? कैक्सटन। कैक्सटन, ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, 7वां नंबर, कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह बात किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह बात मार्टिन लूथर ने कहा था। 8वां प्रश्न है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? तो याद रखिएगा, रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। और फिर 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था। 10वां प्रश्न है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो याद रखिएगा, यह चीन की जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसने मुद्रित जो पुस्तक थी उसकी मांग बढ़ा दी, यानी उसका बाजार में मांग बढ़ने लगा। आगे रिक्त स्थान देख लीजिए। रिक्त स्थान है कि 1904-1905 की रूस जापान युद्ध में डैश की पराजय हुई। तो उसमें रूस की पराजय हुई थी और उस समय उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी, क्योंकि वह एक छोटे से देश से पराजित हो गया था। दूसरा नंबर है, फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया था। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन इन्होंने किया था। तीसरा है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट डैश ईस्वी में पास किया गया था। तो 1878 ईस्वी में पास किया गया था। चौथा प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश को विशोभित किया जाता है। तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को विशोभित किया जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया था। किसने किया था? मौलाना आज़ाद।